हेलो डियर। आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में है। मेरे कांटेक्ट में 3 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पर्सनली ये बोल रहे थे कि हम वीकली जो भी मॉक हम देते हैं, मतलब कि पूरे वीक में जो भी हम मॉक देते हैं, तो उनके अंदर जिन भी क्वेश्चन के अंदर हमें डाउट आते हैं और जो उस मॉक के टेक्स्ट सॉल्यूशन से भी सॉल्व नहीं होते हैं या फिर हमें समझ में नहीं आते हैं टेक्स्ट सॉल्यूशन से भी, उसके बावजूद भी हमारे मन में डाउट रह जाते हैं, तो उनके डाउट आप हमें बता दो। तो फिर मैंने ये सोचा कि बिकॉज सभी लोग वो मॉक दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं वो पब्लिकली शेयर कर दूंगा, है ना। तो हो सकता है बाकी जो स्टूडेंट है उनको भी उनके अंदर डाउट आ रहा हो, है? तो वीकली मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इसी फॉर्मेट में बनाऊंगा, ऐसे जैसे बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा। मैं काफ़ी कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मैं रिलैक्स होकर रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ ऐसे ही। तो आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फैन क्यों नहीं चल रहा भाई? अच्छा। तो 27 अक्टूबर आज संडे है। आज तो संडे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, फिर बाद में सैटरडे के दिन क्या करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाउट मिल जाएंगे 27 अक्टूबर से पहले वाला जो संडे था तब से लेकर अब तक के, और 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा, कहीं आपको लगे नहीं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कई बार टेक्स्ट सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाता है, तो मैं अननेसेसरीली नहीं डिस्कस करूँगा। और वो बच्चे जो हैं वो एक तो टेक्स्ट बुक के टेस्ट दे रहे हैं और एक ओनली बोर्ड के टेस्ट दे रहे हैं मेनली, ठीक है। इसके अलावा जो दी पंडित के मॉक्स हैं, उनके फ्री मॉक को, जो वीकली फ्री मॉक आता है वो तो मैं डिस्कस करता ही हूँ, और उसके जो पेड मॉक्स हैं उसका भी वीडियो सोल्यूशन मैं वहाँ पर देता हूँ। इसके डाउट्स भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बच्चों के सोल्व हो ही जाते होंगे जब मैं वीडियो सोल्यूशन दे ही देता हूँ, ठीक है। तो मेनली ये जो मॉक प्लेटफॉर्म है, इनमें से कुछ 5-6 क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है भाई। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को तेज़ स्पीड में करके आप देख सकते हो ताकि टाइम कम वेस्ट हो। और मैं कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारूंगा कि मैं इन क्वेश्चंस को टाइप करवा रहा हूँ फिर इनकी हिंदी करवा रहा हूँ, ऐसे करके नहीं यार। मैं सीधा जैसे बच्चे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फ़ोटो भेजेंगे, एज इट इज़ पावर पॉइंट पे डाल के आपको मिनिमम टाइम में ये करवा दूंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा भी नहीं। मेरा सिर्फ ये पर्पज़ है, ये क्वेश्चन किसी ने करने की कोशिश की है, उसके मौक में आया है, उसने ट्राई करी, उसने टेक्स्ट सॉल्यूशन देखा, फिर भी उसको समझ में नहीं आया या फिर वो उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसके उस डाउट को मैं क्लियर कर दूं। यानी कि एक बंदा जो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, मेहनत कर चुका है, उसके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ये नहीं कि जिसने सिलेबस नहीं किया है, इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहा है, उसके डाउट को क्लियर करूँ, इस टाइप से, ठीक है। समझ गए? चलिए। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी लिखी हुई है कि ये कौन सा टेस्ट है। कि ये देखो, SSC CGL Tier 2 फुल टेस्ट 6, ये मेरे ख्याल, हाँ, टेक्स्ट बुक का ही ये ऐसा फॉर्मेट है, ताकि किसी बच्चे ने अगर ये टेस्ट नहीं दिया है तो उसको ऊपर देख के पता लग जाए कि अच्छा भाई मैं ये क्वेश्चन ना देखूं, मैं अपने टेस्ट में ही इस क्वेश्चन को देखूंगा, ठीक है। स्टार्ट कर दे फिर। चलिए जी। तो नंबर 1 पहले तो ये देखते हैं। देखो, इस स्टूडेंट ने 16 सेकंड लिए और इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, और ऑन एन एवरेज भाई 1 मिनट 12 सेकंड लिए हैं स्टूडेंट्स ने। तो ये जो स्टूडेंट है जिसका स्क्रीनशॉट है, ही इज़ ए विनर इस क्वेश्चन के केस में। टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने समझा, पढ़ के उसको लगा कि पता नहीं कैसे होएगा और उसने छोड़ दिया। बहुत ही बढ़िया बात। इसको सिर्फ 10% ने करेक्टली आंसर किया है, इसने टाइम वेस्ट नहीं किया। यहाँ से ये काफ़ी बच्चों से लीड ले गया होगा बंदा। स्टार्ट करें फिर, चलो जी। तो उसने यहाँ पर ये बोला है कि एक बंदा ए से लेकर डी तक जाता है ऐसे, और क्वेश्चन को पहले पॉज करके ट्राई कर लेना आप लोग। ABCD, इसको 70 मिनट लगते हैं, इस पाथ को फॉलो करता है। एक बंदा इस पाथ को फॉलो करेगा, ABD, ए से जाएगा B से जाएगा D, तो उसको लगेंगे 45 मिनट, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग पाथ को फॉलो करेंगे, ऐसे ऐसे टाइम लग रहा है। तो और इन सभी बंदों की जो स्पीड है वो सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो ज़्यादा डिस्टेंस है उसे ट्रैवल करने में ज़्यादा मिनट लगे होंगे, जो डबल डिस्टेंस है उसे ट्रैवल करने में डबल मिनट लगेंगे। यानी कि जितना जितना इनको टाइम लग रहा है उतना ही ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो मैं ए से लेकर ABCD, इस डिस्टेंस की लंबाई में 70 यूनिट मान सकता हूँ। तो मैं कैसे मानूंगा? देखो, ये A है, ये B है, ये C, ये D, ये E। पैन कुछ ज़्यादा मोटा नहीं हो गया?
एक मिनट रुको, या मुझे बाद में बता देना आप लोग। भाई ज़्यादा मोटा नहीं था पेन फिलहाल के लिए। नहीं 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 नहीं, फर्म करना पड़ेगा। पेन की मोटाई जो पतली कर लेता हूँ। ओके जी। तो यहाँ पर उसने बताया ए बी सी डी, यानी कि ए से लेकर बी तक, यानी कि ए, फिर बी सी यानी कि प्लस बी, फिर सी डी यानी कि डी। दिस इज इक्वल टू 70 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है जी। दूसरा पर्सन गया इस रास्ते से ए बी यानी कि ए प्लस में बी डी यानी कि ई इज इक्वल टू 45। फिर तीसरा पर्सन गया ए से लेकर सी तक, यानी कि इस रास्ते को फॉलो किया, यानी कि सी यूनिट की लंबाई ए से लेकर सी तक, और फिर सी से डी तक यानी कि डी यूनिट की लंबाई, दैट इज इक्वल टू कितनी 30। और फिर ए से लेकर सी तक यानी कि सी, फिर सी से बी तक बोले तो भाई बी, और फिर बी से डी तक, बी से डी तक यानी कि ई। दिस इज इक्वल टू 65। अपने पास देखो ये कुछ वेरिएबल आ गए हैं, कुछ इक्वेशन आ गई हैं, इनको आपने सोल्व करना। उसने क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, बी टू सी, इस बी की वैल्यू पूछी। ठीक, देखो सबसे पहले जब मैं इक्वेशन ट्राई कर रहा था तो मैंने, उसने क्या पूछा इसके ऊपर उतना खास ध्यान नहीं दिया। मैं यही सोच रहा था कि जस्ट मैं एलिमिनेट करूँ कुछ वेरिएबल को। ऐसे कई क्वेश्चन है ना अपने एवरेज चैप्टर के अंदर भी आए हैं। थोड़ा सा सोचा मैंने, ये नहीं कि डायरेक्टली ये दिमाग में आया यार किसी एक में से दो को घटा दूं, दो को जोड़ के एक को घटा दूं, या दो को जोड़ के दो को घटा दूं, क्या करूं। तो फिर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके ये मुझे मिला कि अगर मैं एक और चार को जोड़कर दो और तीन को घटा दूं, मतलब दो और तीन का सम घटा दूं एक और चार में से, तो देखो एक और चार में मुझे मिल रहा है ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस बी प्लस ई, एक और चार में। तो अब मैं घटा रहा हूँ इन दोनों का सम, यानी कि मैंने क्या किया, मैं ए को काट दूंगा, घटाना ही है ना, ई को काट दूंगा, ठीक है, सी को काट दूंगा, ये रहा, और मैं डी को काट दूंगा, तो मुझे मिल गया 2b। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा है यानी कि 135, और इन दोनों को घटाना है यानी कि -75, तो ये आ गया 60। तो 2b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 30, और b की ही वैल्यू हमें बतानी थी। क्लियर है भाई। तो हमें ये एग्जाम में कैसे स्ट्राइक होएगा, सबसे पहले आप इसे करोगे स्किप, एंड में अगर स्ट्राइक हो जाए तो ठीक है, उसके बाद आप ट्राई करो। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाऊँ। और आपको ये टेक्स्ट कितना साफ दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है ये बता देना, नेक्स्ट टाइम मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ठीक है, बिकॉज ये लैपटॉप का खींचा हुआ वो है फोटो, तो इतना साफ नहीं होगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई, यहाँ पर देख लो भाई, फुल टेस्ट 5 का ही CGL 2 का टेक्स्ट बुक का, किसी ने नहीं अटैम्प्ट किया तो रहने देना, अब बताता हूँ, मतलब देखना रहने देना। तो ये इस बंदे ने लिए भाई 31 सेकंड, और एवरेज भी 31 सेकंड ही लिए, और सिर्फ 1% ने इसे करेक्टली आंसर किया है। ठीक है, तो ठीक है, 30 सेकंड में भी अगर इसको छोड़ दिया तो राइट डिसीजन, राइट डिसीजन। ठीक है, ओके जी। अब आते हैं यहाँ पर, उसने बताया क्या, उसने बताया कि 60 बल्ब हैं, उनका 650 आवर्स जो है मीन लाइफ, जिंदगी, एवरेज जिंदगी, यानी कि अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 60, और उनका मीन जो है एवरेज जिंदगी हो, एवरेज वेट हो, एवरेज हाइट हो, कुछ भी एवरेज हो, उनकी एवरेज दे रखी है एक चीज़ की 650 घंटे, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है वो दे रखी है 8 घंटे। ऐसे ही अपने पास अलग से 80 बल्ब हैं, एक सेकंड ग्रुप है, ये अपना फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये अपना सेकंड ग्रुप हो गया। इनकी मीन लाइफ है 660, यानी कि इनकी एवरेज है 660, स्टैंडर्ड डेविएशन है 7। अगर मैं आपसे सिर्फ पे ये पूछता कि इन दोनों ग्रुप को मिला दें ओवरऑल तो उनकी एवरेज क्या होगी, तो आप उससे कर लोगे ना वेटेड एवरेज से, भाई 60 चीज़ों की एवरेज इतनी है, 80 चीज़ों की एवरेज इतनी है, तो सिंपली आप क्या करोगे, सिंपली आप, बिकॉज एक्चुअल नंबर तो मैटर करता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप काटोगे, 20 दिए 60, 20 चौके 80, 3 इंटू 650, 4 इंटू 660 बटे में 3 + 4 7, ऐसे करोगे। लेकिन उसने एवरेज मीन नहीं पूछा, उसने पूछी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मैंने आपको कोर्स के अंदर भी करा नहीं रखा है, यूट्यूब पे भी, मतलब कहीं पर भी करा नहीं रखा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो
जो स्टैटिस्टिक है और जो अपनी प्रोबेबिलिटी है, ये नए नए टॉपिक है। तो इन दोनों के अंदर मैंने वो सब आपको पढ़ा दिया जो एनसीईआरटी में है, जो कैट में पूछा गया है, जो रेलवे, सीडीएस, कहीं पर भी ये टॉपिक आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सिलेबस होता है, वो सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, अभी बिकॉज कम ही साल हुए हैं तो इनका एक पैटर्न सेट नहीं हुआ है। तो लोग कर क्या रहे हैं, मेरा एक दोस्त था, मैं बताता हूँ, जो मेरे साथ बीएससी करता था, उसने एमएससी में, एमएससी स्टैट्स में एडमिशन ले रखा था। यानी कि उसने 2 साल एमएससी में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, मैथ में और कुछ नहीं पढ़ा उसने। इतने बड़े बड़े हैं टॉपिक, ये जो फॉर्मूला है, इसके अलावा ऐसे ही 1000 फॉर्मूले और मिल जाएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, 1000 फॉर्मूले और मिल जाएंगे। तो एक तो इस तरह की चीज़ों से आप डरना मत। ठीक है, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। अब मान लो सिर्फ ये एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो मैं मान लेता हूँ कि ये आ जाए और 29 क्वेश्चन आप कर पाओ, तो मैं पर्सनली क्या करूँगा, मैं रिस्क लूँगा, मैं इर्रिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से ठीक नहीं है। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस फॉर्मूले को तो मैं याद करने का आपको टेक्निक बता भी दूंगा। ठीक है, बताऊँ, देखो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, बताता हूँ, देखो ये जो फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए नहीं है, ये वेरिएंस को मर्ज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन होती है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो वेरिएंस होएगा यहाँ पर 64 और यहाँ पर 49। वेरिएंस को मर्ज करने का मैं फॉर्मूला बताता हूँ। मान लो अपने पास 2 ग्रुप हैं, पहला और दूसरा ग्रुप है, इसमें n1 बंदे हैं, इनमें n2 बंदे हैं, यहाँ पर v1 वेरिएंस है, यहाँ पर v2 वेरिएंस है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन अगर आप लगाते हैं, वेटेड एवरेज n1 इंटू v1 प्लस में n2 इंटू v2 बटे में n1 प्लस n2, यही करते हैं। आप n1 और n2 का रेशियो भी ले सकते हैं, आपका दिल करे तो। 60 और 80 से डील करना जरूरी नहीं है, 20-30-60 जैसे वेटेड एवरेज में करते थे वैसे। ठीक है, फिर प्लस, लेकिन बिकॉज ये सिंपली वेटेड एवरेज का कंसेप्ट नहीं है ना, आगे भी चीज़ें हैं स्टैटिस्टिक्स है। तो आगे क्या किया है, आगे किया गया है n1 बटे में, यानी कि n1 कितना फ्रैक्शन है इसका, n1 बटे में n1 प्लस n2 गुणा में दोनों के मीन का डिफरेंस। ये मीन है, इसका कुछ मीन था ना पहले वाले का, ये रहा 650, इनके मीन का डिफरेंस और दूसरे वाले के मीन का डिफरेंस। फिर एक और लिया गया है कि n1 प्लस n2 का कितना फ्रैक्शन है n2, और फिर से इनके मीन का डिफरेंस। इसी चीज़ को फाइनली ऐसे इन्होंने लिख दिया। ये आपका वेरिएंस आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगी, जो भी वेरिएंस आएगा उसका रूट भी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ क्यों लिया है, ये 1% करेक्टली वाले भी वो होंगे जिन्होंने तुक्का मार दिया होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं भाई फिर, चलिए इग्नोर दीज। अगला भाई, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने जिसकी वैल्यूज़ जो है ना इतनी गंदी हैं कि आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते रियल में एग्जाम में। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, कंसेप्ट क्या होगा। देखो यहाँ पर आप क्या करो, अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं आपको पहले तो बताता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकलती कैसे है, और स्टूडेंट्स बार बार अपने बैचेस के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं 2 मिनट लेके आपको मिनिमम टाइम के अंदर सब कुछ बता देता हूँ। अपने 2 तरह के बैचेस हैं, एक तो फाउंडेशन बैच और एक टीयर 2 बैच। हाँ, ये मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया, कंट्रोल है, नई स्लाइड ऐड करने के लिए। आपके सिलेबस में भी है, पावर पॉइंट पे नई स्लाइड ऐड करनी है, तो ये टीम ने कोई वीडियो लगा रखी थी, शॉर्टकट। ठीक है जी, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर अपने पास अनग्रुप्ड डाटा हो, जैसे 5 7 0 3 2 4, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछी है ना उसने, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी। ठीक है, तो पहले हम वेरिएंस निकालेंगे इसका। देखो, तो सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं, 5 और 7 12
और 3 15 और 2 17 और 4 21। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 21। एक और मैं बोल दूँ 0 तो ये 21 ही रह जाएंगे टोटल। तो इनका सम आ गया 21, मीन हो जाएगा 21/7 3। अब मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ? मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे x बार से। अब यहाँ पर मैं निकालूंगा एक्स आई माइनस में x बार। कोई भी आपने सिलेबस पढ़ा होगा, ये उम्मीद कर रहा हूँ भाई, स्टैट्स का। कोई भी अपनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं अपने मीन का, ठीक है, यानी कि 3 का। 2 4 3 0 1 1, 3 का डिफरेंस ले रहा हूँ 4 से, ऐसे 3। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इसका करते हैं स्क्वायर, जो मीन और किसी भी अपनी ऑब्जर्वेशन के बीच में डिफरेंस है उसका स्क्वायर। 4 16 9 0 1 1 9। अब इन सब को हम जोड़ देते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल दी एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे में n, ये होता है अपना वेरिएंस। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो √v। अब इसी डाटा को वो आपको ऐसे दे सकता है, बताता हूँ मैं आपको। मैं अलग से एक डाटा ले रहा हूँ भाई, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि जो एग्जामिनर है उसने क्या पूछा, बकवास। या फिर एग्जामिनर का डाटा ले लेते हैं एक बार, चलो ठीक है। एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है ये एक बार समझ लेते हैं। 2 3 4 5 6 7। अच्छा वाह वाह, मतलब 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7। 4 9 16 14 11 6। 4 9 16 14 11। ये है अपनी ऑब्जर्वेशंस और ये है अपनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई चीज़ कितनी फ्रीक्वेंटली आई है, यानी कि कितनी बार आई है। तो एक्चुअल में अगर आप इस डाटा को, इसको हम ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, ग्रुप कर रखा है कि 2 कितनी बार आया 4 बार, 3 कितनी बार आया 9 बार। ये ऐसे है एक्चुअल में, 3 जो है वो 9 बार आएगा और उसके आगे 4 जो है वो 16 बार आएगा। इस डाटा को अगर हम ऐसे लिखते तो काफ़ी गंदा हो जाता है ना, ऐसे लिखते तो, इसीलिए उसने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली सेम ही कंसेप्ट लगेगा ये वाला। यहाँ पर 2 एक बार आया, 4 एक बार आया, ऐसा हुआ, सॉरी 5 एक बार आया, ये थे अपने नंबर। 5 एक बार आया, 7 एक बार आया, हालांकि 0 2 बार आई, मैंने अलग अलग लिख ली, क्या ही फर्क पड़ता है। बस यहाँ पर उसने क्या किया, उसने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, अगर आपने एनसीईआरटी में क्या होगा, एफ आई एक्स आई ऐसे क्या होगा, ये अपने एक्स आई है, आई यानी कि पहले वाला दूसरे वाला तीसरे वाला, ऐसे करके इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को जोड़ दूंगा, 2 आया है 4 बार, 3 आया 9 बार, 4 आया 16 बार। मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी भाई, ठीक है, ओके। तो कौन सी चीज़ कितनी बार आई है, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो पता लग जाएगा टोटल कितनी चीज़ें हैं। 2 4 बार, 3 9 बार, तो मैं जोड़ रहा हूँ। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाता है 60, ठीक है जी, यानी कि टोटल 60 चीज़ें हैं। 7 6 बार है, 6 11 बार है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा मीन। मीन कैसे निकालोगे? मीन आप निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी इंटू में एक्स आई। ये क्या होता है कि 2 जो है 4 बार आया तो टोटल 8 हो गया ना, 2 चौके 8, 3 में 27, 4 16 बार आया है, 4 इंटू 16 64। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि एवरेज आपने मान ली 5, तो ये -3, मैंने एवरेज 5 मान ली तो ये 2 है, तो -3 इंटू 4। बट मैं फिलहाल कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, सिर्फ कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। 5 आया 14 बार 70, फिर 6 आया 11 बार 66, फिर 7 आया 6 बार 42। इन सबको आप जोड़ लोगे कुछ ना कुछ आ जाएगा यहाँ पर। मान लो यहाँ पर आ गया है जी P, ठीक है, यहाँ पर आ गया P। तो P क्या हो गया? P हो गया सम। P क्या हो गया? सम, या फिर इसको हम बोल देते हैं सम। 2 आया 4 बार तो 8 सम हो गया, 3 आया 9 बार, ये टोटल सम हो जाएगा, टोटल सम, अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो, ठीक है। तो आपको तो वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, मीन। तो मीन क्या होएगा? मीन होएगा ये जो भी टोटल सम आएगा बटे में 60। अब बोलोगे जी हाँ सर, वो मीन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लो अपना मीन आ गया, लेट अस अज्यूम मीन इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर गंदा सा मीन आ रहा है, इसीलिए इक्वेशन डुएबल नहीं है। तो मीन अगर 5 आ गया तो मैं ये करूंगा कि 5 का 2 से कितना फर्क है। मैंने यही तो किया था, मीन अपना 3 आया था कि 3 का 5 से कितना फर्क है। आप बोल रहे सर 2 फर्क है, यही तो मैंने किया। तो 5 का 2 से फर्क है 3,
लेकिन ऐसे ऐसे नंबर 4 हैं तो 4 से गुणा भी कर देना भाई। 2 जो है वो 4 बार लिख रखा है, इसका भी फर्क 3 है, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, ऐसे 4। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक 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 बार लेट मी थिंक। अगर मैं, ये हो जाएगा 12 ना, 3 का फर्क आ गया, 3 चुके 12, 144। मैं कुछ और चीज़ देख रहा हूँ। ऐसे नहीं करना हमें, क्योंकि 5 से 2 का फर्क जो आया वो आ गया 3। एक्चुअल में मुझे करना क्या था, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ऐसे 9 चौके 36 ही आना था। अब मैं बाद में स्क्वायर करूँगा तो 12 का वो आ जाएगा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना। मुझे करना क्या है, देखो 5 से, मैंने मीन 5 मान रखा है, 5 से 2 गया, 3 का डिफरेंस आया है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, बिकॉज आप वेरिएंस निकाल रहे हो ना, तो 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर ही तो करना है एंड में। देखना जरा, इसका मैं स्क्वायर ही तो कर रहा हूँ। लेकिन अब आप देखोगे कि ऐसे ऐसे 4 नंबर हैं, अब 4 से गुणा कर दो, फिर प्लस में 5 से इस 3 का फर्क कितना है, 2 का फर्क है सर, तो 2 का स्क्वायर कर दो, और ऐसे ऐसे 9 नंबर है, गुणा में 9। अब ये जो भी आएगा इसको आप 60 से डिवाइड करो। लेकिन लास्ट टाइम जो मीन आ रहा था ना अपना, जो मीन, ये जो मीन आ रहा था रियल में अपने क्वेश्चन के अंदर, वो पता नहीं क्या 177/60 या ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब इतना गंदा है कि, क्योंकि अब ये आएगा अपना वेरिएंस, मुझे निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अंडर रूट वी करना है, तो अब इसका अंडर रूट भी करना है। देखो बढ़िया बात है क्वेश्चन पूछना, बट ज़्यादती करना बढ़िया बात नहीं है। अब अगर एग्जामिनर आपको ये बोले कि 3.57251 213.57032 513.238972 3.12798982 कुछ भी, और एक और नंबर दे दिया, बोले इन सब की गुणा करके दिखाओ, और मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा, या फिर ऑप्शन भी ऐसे दे दे जिनका यूनिट डिजिट भी सेम है, डिजिट सम भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये कोई अंडरस्टैंडिंग चेक करने वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ना ही कैलकुलेशन चेक करने वाला क्वेश्चन, ये लेबर है, दिहाड़ी मजदूरी है। ठीक है, मेरे को लग नहीं रहा था ये वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना है, क्वेश्चन आपके आया हो तो। अब आगे बढ़ते हैं जी, तेज़ स्पीड में करके देख लेना भाई, टाइम वेस्ट मत करना यार। सीजीएल टीयर 2 का जो फुल टेस्ट 6 है ना, वो वाला है ये टेक्स्ट बुक का, उसके अंदर ये क्वेश्चन था भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अपनी पुरानी वाली बुक जो एडवांस मैथ थी उसके अंदर भी किया था, नहीं तो वो कभी बनेगी, तो वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए वो मैंने फिर एक्सक्लूड कर दिया था। उसने ये बताया कि ई एफ जी एच मिड पॉइंट है स्क्वायर के, इसने बोला एल डिनोट द लाइन पासिंग थ्रू एफ एंड एच, ये जो लाइन है ये एल है। कंसिडर पॉइंट पी एंड क्यू ऑन एल एंड इन साइड ए बी सी डी सच दैट ए पी डी, तो पी को मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ये ए पी डी ये 120 है, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60। सर ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये मिड पॉइंट है एच और एफ है, और ये एक स्क्वायर है, सिमेट्रिकल फिगर है, 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट ये तरीका एनएफ है अपनी, जिस लेवल की हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और बी क्यू सी भी 120 है, तो ये भी 60 होएगा, ये भी 60 होएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ये ए बी क्यू, ये जो बीच वाला एरिया है ये 2, ये जो रिमेनिंग एरिया है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, ये 90 है, ये अपना 30 है, 30 के सामने मैंने 1 यूनिट मान ली, तो 60 के सामने √3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी √3, तो स्क्वायर की साइड मिल गई, स्क्वायर की साइड क्या है 2√3, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा 2√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया हो गया भाई साहब। और इस एरिया को मैं मान लेता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को टी। ठीक है, बिकॉज मुझे ये निकालना है ना। ठीक है जी, तो स्क्वायर का एरिया हो गया 12, 2 दूनी 4 थी, 12 स्क्वायर कर दिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो आप, डी पी ए का निकाल तो सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस है 2√3, तो बेस का हाफ है √3, और हाइट है ये रही एक, तो √3 हो गया,
तो इसका एरिया √3 है, इसका एरिया भी √3 हो जाएगा, तो 2√3। तो जो टी एरिया है दैट इज इक्वल टू 2√3। तो मैं टी और स्क्वायर का रेशियो निकाल लूँ क्योंकि उसने रेशियो ही पूछा है। ओके जी, निकाल लो। तो 2√3 से काटूंगा तो 1/2√3, 2√3 का ही तो स्क्वायर किया था, ठीक है। तो जो टी एरिया है वो अगर 1 है तो पूरे स्क्वायर का एरिया है 2√3। तो ये एरिया हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया 2√3 है ना, तो 2√3 - 1। उसने बोला इसका और इसका रेशियो निकालो, यही है 2√3 - 1:1, ठीक है। अब आपको इजी ही लगा होगा, कोई ऐसा भयंकर क्वेश्चन भी नहीं है ये, बट इतनी ज़्यादा स्टेप्स वाले जनरली नहीं पूछता अपने एग्जाम में, बट ठीक है। ओके, एक ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था भाई। ये कौन से प्लेटफॉर्म पर है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं लिखा हुआ भाई, देख लेना। न्यू पैटर्न, मेरे को पता नहीं भाई, ये मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, यानी कि जिस स्टूडेंट ने भेजा वो कमेंट करके बता देगा कि कौन से मॉक का है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट, पिछले में देखा था हमने स्टूडेंट ने क्या किया, 1 मिनट 15 सेकंड ली, एवरेज 34 सेकंड ली। हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस स्टूडेंट ने क्या किया, गंदा काम किया, क्योंकि इसने इतनी मिनट ले ली और मेरे पास इसने डाउट भेजा, तो इसका मतलब इसको क्वेश्चन उतने अच्छे से समझ में भी नहीं आया, टेक्स्ट सॉल्यूशन के बाद भी नहीं आया। तो ये इसे बोलते हैं ब्लंडर। क्वेश्चन ना करने को ब्लंडर नहीं बोलते, दिस इज नॉट ब्लंडर। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकंड भी, हाँ, बट आप 30 सेकंड से भी ऊपर ले रहे हो एक ऐसे क्वेश्चन में जो आपका मॉक टेस्ट के बाद भी डाउट बन जा रहा है। इसका मतलब वो ऐसा क्वेश्चन तो था जो आपको ये लग रहा था कि भाई हल्का तो नहीं लग रहा था। तो टाइम वेस्ट मत करो, टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट करना है, बट कब कन्वर्ट करोगे, जब उसको बचाओगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग दे रखा भाई, उसने क्या रॉन्ग दे रखा मैं पहले ये बता दूं, इसको क्लियर कर दूं, फिर ये क्वेश्चन बता दूंगा, बढ़िया है प्रोबेबिलिटी का। उसने ये बोला कि 2 पत्ते निकाले गए एक साथ, यानी कि पहले एक पत्ता निकाला फिर दूसरा पत्ता निकाला गया, यानी कि रिप्लेस भी नहीं किया गया, पहले एक पत्ता निकाला मेरे हाथ में, फिर एक और निकाल लिया, ठीक है। ओके, तो अब देखो ये सॉल्यूशन रॉन्ग क्यों है पहले ये बता दूं। उसने बोला है एक पत्ता तो हर्ट का होना चाहिए और एक पत्ता किंग का होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर बोल रहा है कि हर्ट के तो 13 पत्ते हैं, जी हाँ, और किंग के 4 पत्ते हैं, जी हाँ, लेकिन एक पत्ता ऐसा है जो हर्ट का भी है किंग का भी है, ये कौन सा है सर, किंग यानी कि बादशाह, और यानी कि पान का बादशाह भाई, ये पान है ना, हर्ट, हर्ट का बादशाह, ये हर्ट भी है किंग भी है, तो -1 कर दो, 13 और 4 17 में 16 बटे में 52 कर दो, तो 4 से जाएगा 4 पर, 4 से गया 13 पर। गलत है, क्यों गलत है, अरे भाई फिर तो तुमने एक ही पत्ता निकाला ना, तुम, ये पता है किस चीज़ का आंसर है, ये इस चीज़ का आंसर है कि हमने एक पत्ता निकाला, एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता या तो हर्ट होएगा या फिर किंग होएगा, इधर ए हर्ट और किंग, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट इंटरसेक्शन किंग, यानी कि ऐसा केस तो नहीं है कि हर्ट और किंग में कुछ कॉमन हो, है जनरली ऐसा नहीं होता, इसलिए और को प्लस में बदलने के लिए मैंने बोला है, बट ये क्वेश्चन भी करवाया है कि कई बार इनमें कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन ये एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी है, 2 कार्ड की नहीं है, तो अगर 2 कार्ड होंगे तो करते हैं, अब आप ट्राई करो एक बार, 2 कार्ड होंगे तो क्या होगा, देखो वैसे 2 कार्ड होंगे तो एक थोड़ा सा अजीब सा इक्वेशन बन जाता है, थोड़ी सी मतलब कि कुछ कि क्या कंसिडर करें क्या नहीं, एक डिबेटेबल सा हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, अब हमें एक तो चाहिए किंग और एक हमें चाहिए हर्ट, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ताश है, डिबेटेबल क्यों है वही बता दूंगा, उसमें वो किंग भी है और हर्ट भी है, ठीक है। ये पंगा कर रहा है, तो मैंने ये मान लिया कि ये जो किंग आ रहा है ना, ये नॉट हर्ट वाला है। देखो किंग अगर हर्ट वाला आए तो दिक्कत बन रही है, तो मैंने मान लिया कि हर्ट, या तो किंग हर्ट वाला नहीं आएगा या फिर किंग हर्ट वाला आएगा, ये सिंपल सी प्रोसेस है, या तो किंग हर्ट वाला नहीं होगा या फिर किंग हर्ट वाला होगा, और इसके अलावा दूसरा पत्ता मुझे हर्ट चाहिए, दूसरा पत्ता मुझे हर्ट चाहिए। जो मैं डिबेट बोल रहा था वो मैं ये बोल रहा था, इस केस में अपने पास किंग भी हो गया और हर्ट भी हो गया, उसने बोला एक किंग होना चाहिए एक हर्ट, तो मेरे पास दोनों चीज़ें एक ही पत्ते में होगी, तो दूसरे पत्ते को क्या लूँ, पर ठीक है मैंने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को, ठीक है, जस्ट कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो या तो पहले वाला होगा या दूसरे वाला होगा, तो जब पहले वाला केस होगा तो यानी कि मैंने एक पत्ता निकाला, वो किंग आए और हर्ट का ना आए, तो ऐसे ऐसे 3 किंग है,
हर्ट के अलावा टोटल 4 किंग होते हैं बटे 52। फिर अब मैं एक पत्ता निकालूँ, वो हर्ट का होना चाहिए। तो टोटल देखो, ये वाला जो पत्ता है ये मैंने निकाला था किसका, हर्ट का नहीं है, ये हर्ट का नहीं है। तो सारे हर्ट अभी बचे हुए हैं, 13 हर्ट होते हैं, 13 बटे 51। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है कि पहला पत्ता किंग आए जो कि हर्ट का नहीं है, तो मैं गुणा में 2 कर रहा हूँ। हो सकता है ना कि के एच आई या एच के आई, कुछ भी हो सकता है। इस ऑर्डर को बैलेंस कर रहा हूँ। प्लस में पहला पत्ता मैं निकालूँ वो किंग हो और हर्ट का किंग हो, तो ऐसा तो एक ही पत्ता है, हर्ट का किंग तो एक ही है भाई, ठीक है, आ गया मेरे पास। अब दूसरा पत्ता मैं निकालूँ वो हर्ट का हो, तो अब देखो हर्ट का मेरे पास एक पत्ता ऑलरेडी आ चुका है। हाँ जी सर, तो हर्ट के बाकी 12 बच गए, 12 बटे 51। तो यही बोल रहा हूँ, यहाँ पर दोनों हर्ट के हो गए। ये मेरे को अजीब सा लगा ये कंडीशन, ठीक है। और इसको मैंने डबल कर दिया, इनका ऑर्डर। इसको सोल्व करोगे वो इस क्वेश्चन का रियल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बच्चे ने ये भेजा था, ये मॉक से नहीं भेजा, उसने वैसे भेजा था, तो मैं वीडियो बना रहा था, सोचा चलो भाई उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी, ये क्वेश्चन कर देंगे। तो यहाँ पर हालांकि इसका उत्तर 440 लिख रखा है, मैंने जब सॉल्व किया था 440 नहीं निकला। देखते हैं, एक बार पढ़ लो, मैं सीधा सोल्यूशन करवा रहा हूँ भाई। क्या हुआ, एक निश्चित समय पर एक टंकी को खाली कर देते हैं, ठीक है, 1 बजे 2 बजे 12 बजे पता नहीं कब करते हैं। और उसके बाद या तो पंप ए को लगा देते हैं या पंप बी को लगा देते हैं, जब तक पूरा ना भर जाए। तो सोमवार को पंप ए को लगाया और रात 8 बजे तक टंकी भरी, यानी कि पंप ए 8 बजे तक टंकी को भर देता है। सर स्टार्ट कब किया ये इन्होंने नहीं बताया, कोई टाइम है, ठीक है। और पंप बी जो है वो टंकी को 6 बजे तक भर देता है, स्टार्ट उसी टाइम पर करता है भरना, यानी कि सीधी बात है 2 घंटे पहले भर देता है। यानी कि अगर ये x आवर्स ले रहा है तो ये x + 2 आवर्स ले रहा है। पंप ए को 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये मंडे की बात थी, ये ट्यूसडे की बात थी। बुधवार को पंप ए अकेले 5 बजे तक, अगले दिन इन्होंने क्या किया, पंप ए को 5 बजे तक लगाया है, ये जो भी दिन था मैटर नहीं करता। 5 बजे तक अगर पंप ए लगा तो देखो वो 8 बजे तक भर देता है जनरली, है ना, 5 बजे तक। यानी कि पंप ए के 3 घंटे का काम बचा हुआ है, 3 घंटे का ए का काम बचा हुआ है, और उस काम को 5 से 7 2 घंटे में बी ने कर दिया। यानी कि 3 घंटे का ए का काम 2 घंटे का बी का काम बराबर है। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी है 2:3। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। इनके टाइम का रेशियो निकालोगे तो उल्टा है, ए का टाइम 3 है तो इसका 2 है। मैंने टाइम का रेशियो क्यों निकाला, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर टाइम का रेशियो पड़ा है, या फिर मैं इसको पलटता एफिशिएंसी करके, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने आ गैप है, 1 का, और यहाँ पर रियल में कितने आ गैप है, 2 का। तो मैंने इनको 2 गुना कर दिया, 2 3 6 2 दूनी 4, मेरे पास रियल आ गया। इस ए को लग रहे हैं 6 घंटे रियल में और इसको लग रहे हैं 4 घंटे रियल में। तो 6 घंटे लग रहे हैं, 8 बजे तक किसने भरा, 6 घंटे लग रहे हैं, तो यानी कि 2 बजे स्टार्ट होता है भाई साहब काम। ये 2 बजे खाली करते हैं टंकी को और भरनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर किसी दिन दोनों को एक साथ काम करने पर लगा दे तो ठीक है भाई। तो देखो 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12, 6 दूनी 12, 4 थी 12, टंकी में 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट भरना है, दोनों इकट्ठे, ये ठीक पड़ा ना, दोनों को एक साथ सभी जगह पर इस्तेमाल किया था गुरुवार को, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट भरेंगी 1 घंटे में, तो 5 दूनी 10, 2 बटे 5 आवर्स, इतने घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे और 2/5 को आप करोगे 60 से गुणा, मेरे ख्याल इस एग्जामिनर ने क्या किया होगा, इसको 0.4 कर दिया, अच्छा, और गलत किया उसने, ऐसे 4:40 PM का मतलब 4 घंटे, ऐसे 4.4 आवर्स अलग होता है, 4:40 PM का मतलब होता है 4:40, ठीक है। इसको मैं 60 गुना करूँगा तो 12 12 दूनी 24, तो 2 घंटे 24 मिनट लगेंगे, किसके बाद, 2 PM के बाद, यानी कि 4:24 पर, ठीक है। तो भाई दैट्स ऑल, 34 मिनट लग गए मेरे को, मैं ऐसे सोच के आया था 20-25 मिनट में उड़ा देगा, ठीक है। तो आपको ये पहल कैसी लगी, एक तो आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मैं ऐसा ही कर दूंगा, इसी तरीके से एक वीडियो बना दूंगा, आपको यूज़फुल लगी कि नहीं ये बता देना भाई, ठीक है। कोई और सजेशन देना हो जो इसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ वो भी दे देना, दैट विल बी वेरी, मतलब कि वेरी मच अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।